MLT एजुकेशन। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का MLT एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है वो होने जा रही हमारी H&E स्टेनिंग, यानी कि हिमेटोजाइलिन और इयोसिन स्टेनिंग जो होती है। हिमेटोजाइलिन या इसे हिमेटोक्सिलिन स्टेन भी बोला जाता है, और इयोसिन जो होती है वो भी इसके अंदर यूज होता है, इयोसिन डाइस। इसी वजह से इसको H&E स्टेनिंग बोलते हैं। और ये एक रूटीन स्टेनिंग है जो कि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपकी जनरली यूज होती है। मोस्ट कॉमन स्टेनिंग इसको बोला जाता है, क्योंकि ये आपकी सेल के जो मेन पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, दोनों को ही स्टेन करने के लिए हम इस स्टेनिंग का यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। और जनरली किसी भी प्रकार का कोई भी टिश्यूज हो और उसके अंदर किसी भी प्रकार का सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट देखना है या सेल के कंपोनेंट अगर हमें देखना है उस स्पेसिमेन के अंदर, तो हम इस स्टेनिंग का यूज जो होता है जनरली हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर करते हैं। मोस्ट कॉमन स्टेनिंग है जिसकी हेल्प से हम इजीली किसी भी प्रकार की कोई भी सेल्स हो या टिश्यूज हो उनके अंदर किसी प्रकार की इरेगुलरिटीज हो गई है, सेल्यूलर कंपोनेंट के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस हो गया है, तो वो सब हम इसके अंदर इस स्टेन की हेल्प से हम टिश्यूज के अंदर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पेशेंट का जो इन्फेक्शन लेवल होता है, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजिकल कोई भी चेंजेस उस सेल के अंदर हो रहा है, तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक मोस्ट कॉमन स्टेन है जो कि आसानी से इसका सिंपल सा प्रोसीजर होता है, सिंपल सी इसकी प्रिपरेशन होती है, इजीली हम इन रिएजेंट को बना सकते हैं। वो सब कुछ हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेनिंग क्या होती है। प्रोसीजर पढ़ने से पहले भी हम देखते हैं कि स्टेनिंग क्या होता है। देखिए, स्टेनिंग जो होता है, स्टेनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाइस का यूज करते हैं। कोई भी स्टेनिंग होती है तो उसके अंदर रिएजेंट यूज होते हैं। हर एक स्टेनिंग के स्पेशल रिएजेंट आते हैं, स्पेसिफिक रिएजेंट उनको बोलते हैं। और वो रिएजेंट जो होते हैं आपके केमिकल से मिलके बने होते हैं, कोई ना कोई केमिकल्स उनके अंदर होता है। और उन केमिकल्स के अंदर जो होती है आपकी डाइस होती है। डाइस का मतलब होता है कि कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट, कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो उन कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। ठीक है, कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसकी वजह से हमें कलर प्रोड्यूस हो रहा है। कोई भी कलर होता है ना, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक डाइस होती है, पिगमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कलर प्रोड्यूस होता है डाइस की वजह से। और डाइस जो होती है हमारी, किसी भी प्रकार की कोई भी डाइस होती है, जैसे कि हम सैलून पे भी जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, हम डाइस करवाते हैं हमारे हेयर्स के ऊपर। जैसा हमें ग्लो चाहिए, हेयर्स का कलर जैसा चाहिए, वैसे डाइस हम यूज करते हैं। मतलब जिस प्रकार की डाइस आपके रिएजेंट के अंदर होंगी वैसा कलर वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। तो सेल वो टिश्यूज जो होती है उनके पास क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज होती है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। और वो क्या करते हैं, उस कलर को एब्जॉर्ब कर देते हैं। और वही कलर्स हमारा कहाँ होता है, वही कलर होता है हमारे रिएजेंट के अंदर, यानी कि डाइस के अंदर। और हर एक स्पेसिफिक स्टेनिंग के अंदर अलग अलग टाइप के रिएजेंट या डाइस यूज होगी, और उसी डाइस के बेस पे वहां पे क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। और ये कलर किसके अंदर दिखाई देगा हमें, ये कलर दिखाई देगा हमें सेल या टिश्यूज के अंदर। जो भी टिश्यूज या सेल्स होती है उनके पास क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज होती है। सेल के पास क्या होती है, एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटीज होती है। ये इस डाइस को एब्जॉर्ब करती है, और जैसा ये एब्जॉर्ब करेगी, जिस प्रकार का ये कलर एब्जॉर्ब करती है हमारी सेल, वैसा जो होता है हमें वहां पे कलर जो होता है वो विजिबल होता है। जब भी हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इजीली ये जो कलर होता है, कलर के बेस पे हमें इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। और वो कलर हमें सेल या न्यूक्लियस के अंदर इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस सेल या न्यूक्लियस के अंदर वैसे कलर के या उस प्रकार की डाइस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसके अंदर होती है, जिस प्रकार की डाइस हमारी सेल या टिश्यूज एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग द स्टेनिंग, वैसा कलर वहां पे अपीयर्स होता है। या इन डाइस के पास क्या होती है, या रिएजेंट जो होते हैं उनके पास क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर होती है। सेल के पास क्या होती है, डाइस के पास जो होती है पेनिट्रेशन पावर होती है। पेनिट्रेट करते हैं ये किसको, सेल को। ये डाइस जो रहेगी ये पेनिट्रेट करेगी आपकी सेल या टिश्यूज को, और उसके जो कंपोनेंट होते हैं, पेनिट्रेशन पावर होती है। और ये पेनिट्रेट किसको करते हैं, सेल के कंपोनेंट को ये पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग टाइप के हम डाइस यूज करते हैं। और वो डाइस जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सेल के जो कंपोनेंट होते हैं, वो सेल के कंपोनेंट उस प्रकार की डाइस को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि डाइस के पास सेल को पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटीज होती है। और डाइस जो होती है उस प्रकार की डाइस, जिस प्रकार का आपका सेल कंपोनेंट जिस प्रकार की डाइस को एब्जॉर्ब कर रहा है, वैसी कलर प्रोड्यूसिंग वहां पे इजीली होना शुरू हो जाएगा। तो सेल के जो कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। कोई भी सेल होती है तो उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और एक होता है आपका साइटोप्लाज्म। दो मेन पार्ट होते हैं किसी भी सेल के। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है दोनों ही मेन पार्ट हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट आएंगे, जैसे कि राइबोसोम हो गया आपका, राइबोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोई भी सेल्स होती है तो उसके जो मेन पार्ट होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर आपके डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं।
तो ये सब क्या होंगे, जैसे ही आप डाइस यूज करोगे उस प्रकार की डाइस को आपका जो सेल के कंपोनेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी के बेस पे जब भी आप स्टेनिंग करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमारे सेल के कंपोनेंट अलग अलग कलर के अपीयर्स होते हैं। न्यूक्लियस अलग कलर का दिखेगा, साइटोप्लाज्म अलग कलर का दिखेगा, वैसे ही हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है या कोई भी सेल्स होती है हमारे टिश्यूज के अंदर, तो वो अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है हमें। मतलब जिस प्रकार की वो डाइस एब्जॉर्ब करेगा आपका सेल कंपोनेंट, वैसा कलर अपीयरेंस वहां पे दिखाई देगा। तो ये सब कुछ आपकी डाइस के ऊपर डिपेंड होता है, और डाइस को ही एब्जॉर्ब आपके सेल और टिश्यूज करते हैं। और इनके पास भी क्या होती है, जैसे डाइस या रिएजेंट आप यूज करते हैं उनके पास पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज होती है, वो सेल को पेनिट्रेट करने की क्षमता उनके पास होती है। जिस प्रकार से वो पेनिट्रेट करेंगे वैसा कलर अपीयरेंस हमें वहां पे दिखाई देगा। तो ये आपका जनरली डाइस जो होती है आपकी यूज होती है स्टेनिंग के अंदर, और इसी स्टेनिंग के बेस पे आपका कलर जो होता है हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है। सेल या कंपोनेंट जो होते हैं सेल के कंपोनेंट, वो अलग अलग प्रकार के कलर्स में हमें दिखाई देते हैं। तो कोई भी कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है उसको हम डाइस बोलते हैं, और वही डाइस आपकी स्टेनिंग के अंदर यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स या रिएजेंट। अलग अलग टाइप के रिएजेंट की फॉर्म में वो डाइस हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार की आपकी डाइस होती है वैसा ही रिएजेंट जो होता है, रिएजेंट के अंदर वो डाइस हमें देखने को मिलती है, और जिस प्रकार का रिएजेंट हम यूज करते हैं वैसा अपीयरेंस हमें सेल के कंपोनेंट का दिखाई देता है। तो कोई भी कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, डाइस। ठीक है, वो कलर प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से हमारी सेल या सेल के कंपोनेंट जो है वो अलग अलग कलर के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम स्टेनिंग के अंदर डाइस का यूज करते हैं, और डाइस के बेस पे जब भी हम स्टेनिंग करेंगे तो हमारे सेल के कंपोनेंट हमें अलग अलग कलर में दिखाई देंगे। तो ये आपके स्टेनिंग का मेन प्रिंसिपल होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। स्टेनिंग जो होती है, स्टेनिंग की वजह से ही हमें जब भी हम हर एक सेल के कंपोनेंट को देखते हैं तो वहां पे स्टेनिंग करने की जरूरत होती है। स्टेनिंग के बेस पे आपकी एक होती है कॉमन स्टेन। स्टेनिंग को भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक होती है आपकी कॉमन स्टेन, और एक होती है स्पेशल स्टेन। स्पेशल स्टेन। अब कॉमन स्टेन का मतलब होता है कि ऐसी कोई स्टेन जो आपके सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को स्टेन करती है। जैसे एक सेल है, ये हमारी सेल हो गई है। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस हो गया है, न्यूक्लियस। और एक होता है आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये हो गया सेंटर की ओर कौन होता है, न्यूक्लियस। किसी भी सेल के अंदर सेंटर पार्ट कौन होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को छोड़ के आपका सारा पार्ट्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये आपके साइटोप्लाज्म हो गया है, ये साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस हमेशा सेंटर की ओर होता है, साइटोप्लाज्म ऑल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी का जो सारा हिस्सा है आपकी सेल का उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस किस नेचर का होता है, न्यूक्लियस होता है आपका एसिडिक नेचर का। न्यूक्लियस किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। साइटोप्लाज्म किस नेचर का होता है आपका, बेसिक नेचर का। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर मतलब ये आपका एल्केलाइन नेचर का होता है। एसिड और एल्केलाइन होते हैं। एल्केलाइन मतलब बेस, जिसका पीएच लेवल 7.0 से कम होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड। जिसका पीएच लेवल 7.0 से हाई होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो हमारा साइटोप्लाज्म किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। न्यूक्लियस किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब क्या होता है, न्यूट्रल। एक होता है आपका 7.0 जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये तीन चीजें होती, ये हो गया आपका एल्केलाइन, अगर जिसका पीएच लेवल 7.0 से हाई है। ये हो गया आपका एसिडिक। अब क्या होता है कि यहाँ स्टेनिंग के अंदर जो होती है डाइज यूज होती है, अलग अलग टाइप की डाइज यूज होती है। अब उन डाइज का भी अलग अलग प्रकार का नेचर होता है, जैसे एसिडिक डाइज होती है, बेसिक डाइज होती है, और न्यूट्रल डाइज होती है। जैसे कि डाइज क्या है, डाइज इज एन कॉमन कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट। डाइज को हम बोलते हैं कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट। अब डाइज को भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। एक होती है आपकी एसिडिक डाइज, एसिडिक डाइज। एक होती है आपकी बेसिक डाइज, बेसिक डाइज। और एक होती है आपकी न्यूट्रल डाइज। कौन सी, न्यूट्रल डाइज। अब देखो, जहां एसिडिक डाइज है, एसिडिक डाइज मतलब उनका नेचर किस प्रकार का है, एसिड नेचर का है। मतलब 7.0 से उनका पीएच जो रहेगा कम रहेगा। एसिड डाइज को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक डाइज। अब एसिडिक डाइज जो होती है इसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज होती है कि यह आपके सेल के बेसिक पार्ट को स्टेन करने का काम करती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है। किसी भी डाइज का जो होता है इंटरेक्शंस होता है, और वो इंटरेक्शन अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, जैसे कि एफिनिटी होती है, अपनों ने एंटीजन एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा था ना, तो वहां पे एक एफिनिटी की प्रोसेस आई थी। एफिनिटी का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, एफिनिटी। यहाँ पे भी एफिनिटी की प्रोसेस होती है, एफिनिटी की प्रोसेस होती है, मतलब यहाँ पे भी इंटरेक्शंस होता है। अब यहाँ पे अगर आप एसिडिक डाइस का यूज करोगे ना, तो एसिडिक डाइस की एफिनिटी होती है बेसिक पार्ट को स्टेन करने की। आपकी जो सेल होती है, सेल का जो बेसिक पार्ट होता है
उसको स्टेन करने का काम ये करती है, बेसिक पार्ट ऑफ सेल। तो सेल का जो बेसिक पार्ट होता है वो कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म। अगर आपने एसिडिक डाइस का यूज किया है ना, तो ये किसको स्टेन करेगी? साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को स्टेन करने की एफिनिटी किसके पास होती है? वो होती है आपकी एसिडिक डाइस के पास। अब क्या होती है? आपकी बेसिक डाइस होती है। बेसिक डाइस मतलब ये किस प्रकार का नेचर है? ये एल्केलाइन नेचर की है। डाइज एल्केलाइन नेचर की है, मतलब इसका पीएच लेवल 7.0 से हाई है। अब ये किसको स्टेन करेगी? ये स्टेन करेगी आपके एसिड पार्ट ऑफ द सेल्स। किसको? एसिड पार्ट ऑफ सेल। सेल का जो एसिडिक पार्ट होता है, उस एसिडिक पार्ट को स्टेन करने के लिए यूज होगी। अब एसिडिक पार्ट कौन सा होगा? एसिडिक पार्ट होगा आपका न्यूक्लियस। तो सेल के न्यूक्लियस को अगर आपको स्टेन करना है, तो आपको किसको यूज करना पड़ेगा? बेसिक डाइस को। और सेल के बेसिक पार्ट को स्टेन करना है, मतलब कि साइटोप्लाज्म को स्टेन करना है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? एसिडिक डाइस का। ये कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। कोई भी डाइस जब हम देखते हैं ना, तो वहां पे कॉमन प्रॉपर्टीज उन डाइस की होती है। उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे, यानी कि उनके नेचर के बेस पे ही हम डाइस का यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका न्यूट्रल डाइस। न्यूट्रल डाइस मतलब कॉमन है। न्यूट्रल किसको बोलते हैं हम? कॉमन डाइस को। कॉमन डाइज मतलब उनकी कोई स्पेशलिटी नहीं होती है, वो दोनों को स्टेन करती है। ऐसी डाइज जो आपकी सेल के न्यूक्लियस को भी स्टेन करे और सेल के साइटोप्लाज्म को भी स्टेन करे, तो उस डाइज को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो सबका साथ देगी। सबका साथ देगी मतलब सेल के न्यूक्लियस का भी साथ देगी, वो सेल के साइटोप्लाज्म का भी साथ देगी। दोनों के साथ जो रहने का काम करती है उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूट्रल डाइज। तो न्यूट्रल डाइज मतलब कॉमन डाइज होगी और ये दोनों को स्टेन करेगी। ये आपके सेल के न्यूक्लियस को भी स्टेन करेगी और ये सेल के साइटोप्लाज्म को भी स्टेन करेगी। तो इस प्रकार के डाइस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डाइस। और उसी कॉमन डाइस के अंदर होती है आपकी एच एंड ई स्टेन, हेमेटोजाइलिन और यूसिन स्टेन, जिसका यूज हम सामान्यतः हमारी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर जब किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करना हो हिस्टोपैथो लैब के अंदर, तो हम एक कॉमन डाइस का यूज करते हैं। कॉमन डाइस का मतलब वो आपके सेल के एसिड को भी स्टेन करेगी और वो आपके सेल के बेस को भी स्टेन करेगी, यानी कि न्यूक्लियस को भी स्टेन करेगी और साइटोप्लाज्म को भी स्टेन करेगी। और इसके अंदर हम दोनों प्रकार के डाइस का यूज करेंगे। यहाँ पे हम एसिडिक डाइस का भी यूज करेंगे, यहाँ पे हम बेसिक डाइस का भी यूज करेंगे, क्योंकि दोनों चीजों को हमें देखना है, तो दोनों प्रकार के डाइस का हम यूज करना पड़ेगा। वैसे अगर हमें किसी एक चीज को देखना होता है, सिर्फ न्यूक्लियस को देखना होता, तो हम उसकी स्पेशल डाइस को यूज करते हैं। अगर साइटोप्लाज्म को देखना होता है तो हम उसकी स्पेशल डाइस को यूज करते हैं। इसके साथ ही जैसे कि अगर हमें साइटोप्लाज्म के अंदर भी किसी और स्पेसिफिक कंपोनेंट को देखना है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिल्स को देखना है, ठीक है, जैसे कि हमें फैट को देखना है, तो फैट के लिए हम ऑयल और रेड स्टेन का यूज करते हैं। ऑयल और रेड स्टेन जो कि आपके लिपिड्स को स्टेनिंग करने के लिए यूज होती है, यानी कि फैट को स्टेनिंग करने के लिए यूज होती है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होता है, पॉलीसेकेराइड या म्यूकस को अगर हमें देखना है, जैसे कि पीएएस होती है, पीरियोडिक एसिड शीप रिएजेंट आएगा आपके, पीरियोडिक एसिड शीप। तो ये क्या है? ये उस स्टेन का नाम है जो किसके लिए यूज होगी? आपके पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट के लिए, यानी कि म्यूको पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब पॉलीसेकेराइड किसका टाइप से? पॉलीसेकेराइड है आपके कार्बोहाइड्रेट का। तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट को देखना है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कंपोनेंट है, लिपिड्स कंपोनेंट या फैट कंपोनेंट है, मतलब शुगर कंपाउंड है। तो शुगर कंपोनेंट को देखना है तो हम किसका यूज करेंगे? इस स्टेन का यूज करेंगे। फैट को देखना है, ऑयल और रेड को देखना है हमें, या लिपिड्स को देखना है, तो उसके लिए ऑयल और रेड स्टेन का यूज किया जाएगा। तो हर एक स्टेन का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। अगर आपको किसी सेल के अंदर स्पेसिफिक चीज को देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी स्पेशल स्टेनिंग का यूज करना पड़ेगा। तो ये हर एक स्टेनिंग का एक स्पेसिफिक एम होता है, उसका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, और वो आपके टारगेट या सेल का रिएजेंट जिस प्रकार का यूज हुआ है उस स्टेनिंग के अंदर, जैसी उसकी डाइज यूज करी है, वो डाइज का टारगेट स्पेसिफिक कंपोनेंट को स्टेन करने का ही रहेगा। तो जैसी आपका डाइज यूज करोगी, वैसी आपकी स्टेनिंग जो होगी हमें वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये जनरल फिनोमिना है, जब भी हम स्टेनिंग करते हैं तो ये कॉमन चीजें हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि जनरल प्रोसीजर क्या होता है स्टेनिंग करने का, टेक्निक्स या स्टेनिंग हम कैसे करते हैं। तो जनरल प्रोसीजर देखो, जब भी हमने टिश्यू सेक्शनिंग किया था, टिश्यू सेक्शनिंग, जैसे ही हमारा टिश्यू सेक्शन कट हो गया, माइक्रोटोमी हमने पढ़ी थी, तो माइक्रोटोमी का मेन काम क्या था? टिश्यू सेक्शन को काटने का काम था माइक्रोटोमी के अंदर। तो जिस प्रकार का आपका टिश्यू सेक्शन कट हो गया है, जैसे ही यहाँ पे हम एक चीज लिख लेते हैं कि आफ्टर कटिंग ऑफ टिश्यू सेक्शन, जैसे आपका टिश्यू सेक्शन की कटिंग हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं? उसको हम हॉट एयर ओवन के अंदर रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? हॉट एयर ओवन के अंदर। हॉट एयर ओवन हो गया, ये आपका हॉट एयर ओवन हो गया, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट। अब इसके अंदर क्या है? ये ऐसे चेंबर डिवाइडेड है। अब आपका टिश्यू सेक्शन जो कहाँ था? स्लाइड के ऊपर था, ये हमारी स्लाइड है, ये ऐसी स्लाइड।
इस स्लाइड के ऊपर हमारा टिश्यू सेक्शन जो था हमने अटैच कर लिया था डीपेराफिनाइजेशन होने के लिए। अब हम जैसे ही इसका डीपेराफिनाइजेशन करेंगे, मतलब पैराफिन वैक्स को हम रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम कहाँ रखेंगे? इस स्लाइड को हम रखेंगे हॉट एयर ओवन के अंदर। ये हॉट एयर ओवन है, यहाँ पे हमने इस स्लाइड को रख दिया, मतलब हीट कर दिया। जैसे ही हीट करेंगे तो पैराफिन वैक्स से एम्बेडेड टिश्यूज है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम डीपैराफिनाइजेशन का काम करेंगे। सबसे पहले स्टेनिंग करने से पहले का जो प्रोसीजर आता है आपका, वो होता है फर्स्ट स्टेप डीपैराफिनाइजेशन। क्या बोलते हैं अपन उसको? डीपैराफिनाइजेशन। डीपैराफिनाइजेशन का मतलब होता है कि रिमूव ऑफ पैराफिन वैक्स, रिमूव ऑफ पैराफिन वैक्स फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू सेक्शन से आपको क्या करना है? पैराफिन वैक्स को बाहर निकालना है। अभी तो अपनों ने क्या किया, यहाँ इंक्यूबेटर के अंदर नहीं रखा था, हॉट एयर ओवन के अंदर हमने रखा था इसको। तो हॉट एयर ओवन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का ये काम करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर लेवल बढ़ाएंगे। उसके बाद हम उस स्लाइड को जिसपे टिश्यू सेक्शन अटैच था उसको इसके अंदर रखा जाएगा। जैसे इसके अंदर हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पैराफिन वैक्स जो होगा हीटिंग होने की वजह से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फिर भी आपका कुछ पैराफिन वैक्स यहाँ पे जम गया है या बच गया है, रिमूव नहीं हो पाया है, तो उसको हम क्या करेंगे, डीपैराफिनाइजेशन की प्रोसेस की जाएगी। डीपैराफिनाइजेशन की प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फ्लेम जो रहेगी, फ्लेम मतलब हीट किया जाएगा। फ्लेमिंग के बेस पे यहाँ पे आपके स्लाइड को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। स्लाइड को हीट करेंगे। ये आपका बर्नर हो गया है। अब ये बर्नर से क्या है, ये फ्लेम आ रही है, इस प्रकार से आग निकल रही है, यहाँ पे फ्लेमिंग हो रहा है। अब फ्लेमिंग के ऊपर हम क्या करेंगे, ये टिश्यूज को यहाँ पे स्लाइड को फोर्सेप्स की हेल्प से हम पकड़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हीटेड एरिया रहेगा जहाँ पे बर्निंग हो रहा है, फ्लेम आ रही है, वहां पे हम स्लाइड को हीट करेंगे। तो हीटिंग की प्रोसेस की जाती है डीपैराफिनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉट एयर ओवन के अंदर रखेंगे, वहां से स्लाइड को बाहर निकालेंगे फोर्सेप्स की हेल्प से। टिश्यूज यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर अटैच्ड है, फोर्सेप्स की हेल्प से हमें स्लाइड को पकड़ना है। जैसे हम स्लाइड को फोर्सेप्स की हेल्प से पकड़ेंगे तो फिर हमें क्या करना है, फ्लेमिंग करना रहेगा, हीट करना रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड को हीट करना है फ्लेमिंग के बेस पे। जैसे आपकी स्लाइड हीट होगी तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी पैराफिन वैक्स अगर स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर भी यहाँ पे बच गया होगा, तो वो क्या होगा, डीपैराफिनाइजेशन की प्रोसेस से यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो पूरी तरीके से हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे तो आपका पैराफिन वैक्स स्लाइड से या उस टिश्यूज के अटैच जो होगा पैराफिन वैक्स, वो आपका पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही रिमूव हुआ, मतलब डीपैराफिनाइजेशन की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका रीहाइड्रेशन की प्रोसेस की जाएगी अगली स्टेप में। यहाँ पे क्या किया जाएगा, रीहाइड्रेशन किया जाएगा। रीहाइड्रेशन मतलब पूरी तरीके से हमारा टिश्यू सेक्शन जो है, जब भी हम डीपैराफिनाइजेशन करते हैं तो आपका टिश्यू सेक्शन पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। यहाँ पे टिश्यू सेक्शन जो है पूरी तरीके से ड्राई हो गया है, कंप्लीटली ड्राई हो गया है। जैसे ही ये कंप्लीटली ड्राई हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरीके से जो है वाटर कंटेंट्स पूरी तरीके से निकल गया है। टिश्यू सेक्शन के अंदर जितना भी वाटर था, वाटर के कंस्टिट्यूएंट जितना था, वो पूरा निकल गया है, मतलब ड्राई हो गया। टिश्यू सेक्शन जो है पूरी तरीके से सूख गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको रिहाइड्रेट करना है। रिहाइड्रेट करना है मतलब हमें वाटर आयंस को ऐड करना पड़ेगा, रिहाइड्रेशन की प्रोसेस रहेगी। अब रिहाइड्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो जनरली हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा था, उसके साथ हमने रिहाइड्रेशन भी पढ़ा था। रिहाइड्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके टिश्यू सेक्शन को सबसे पहले एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर रखा जाएगा, 100% एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, उसको 90% एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। फिर हम उसको 80% एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। फिर हम उसको 70% एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो रहेगा टिश्यू सेक्शन वो हाइड्रेट हो जाएगा। हाइड्रेट हो जाएगा मतलब वहां पे वाटर आयंस इजीली आ जाएंगे टिश्यू सेक्शन के साथ। क्या है, जैसे कि हम एब्सोल्यूट एल्कोहल बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल। अब एब्सोल्यूट एल्कोहल जो रहता है आपका, वो प्योरीफाइड एल्कोहल होता है, मतलब 100% एल्कोहल जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि 90% एल्कोहल होता है, तो 90% एल्कोहल अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, 10% किसका यूज करेंगे, डिस्टिल वाटर का। तो डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर जिसको हम बोलते हैं, तो डिस्टिल वाटर के अंदर क्या होंगे, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट रहेंगे वहां पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस यहाँ एड हो जाएंगे, 90% वाला है। फिर यहाँ पे हमने रखा, तो फिर हम क्या करेंगे, अगला जो रहेगा आपका 80% के अंदर हमें डीप करके रखना पड़ेगा उस स्लाइड को। फिर हम उसको 70% के अंदर रखेंगे। तो धीरे धीरे हाइड्रोजन आयंस जो होंगे कहाँ आ जाएंगे, हमारे टिश्यू सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को आपको रिहाइड्रेशन बोला जाएगा। रिहाइड्रेशन मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द टिश्यू सेक्शन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन टिश्यू सेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, टिश्यू सेक्शन जो है हमारा, उस टिश्यू सेक्शन का पूरी तरीके से ड्राई हो गया था जब भी आपने हीट किया था। तो हीटिंग के अंदर क्या हो गया, पूरी तरीके से ड्राई हो गया आपका टिश्यू सेक्शन।
अब क्या है, वाटर आयंस वहां से पूरी तरीके से निकल गए हैं। अब हमें क्या करना है, आगे स्टेनिंग करना है, और स्टेनिंग करने के लिए हमें हाइड्रोजन आयंस की जरूरत रहेगी टिश्यू सेक्शन के अंदर, तभी हमारा सही तरीके से सही लेवल पे टिश्यू सेक्शन स्टेन हो पाएगा। तो स्टेनिंग करने से पहले हम उसको रिहाइड्रेट करते हैं। रिहाइड्रेट करने के लिए आपका इस प्रकार से प्रोसेस जो होगी वो की जाएगी। अब क्या करेंगे हम, ये इस प्रकार के आपके कोपलिन जार्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम कोपलिन जार। अब कोपलिन जार के अंदर हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार से आपका एल्कोहल सॉल्यूशन जो होगा रखा जाएगा, मतलब 100% एल्कोहल उसके अंदर रखा जाएगा। 90% अलग अलग टाइप के आपके कोपलिन जार के अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को रख देंगे, एल्कोहल सॉल्यूशन को। अब हम क्या करेंगे, हर एक सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करेंगे, 5 to 10 सेकेंड आपको क्या करना है, डीप करके रखना है। 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक हम उसको डीप करके रखेंगे। तो जैसे यहाँ 10 सेकेंड रखा, अप्रोप्रिएट टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग रहेगा। अगर आप यहाँ 10 सेकेंड रख रहे हैं तो सबके अंदर आपको 10 सेकेंड रखना पड़ेगा। 20 to 30 सेकेंड अगर आप रख रहे हैं 20 से 30 सेकेंड के लिए, तो 20 से 30 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, हर एक प्रकार के कोपलिन जार के अंदर हम उस स्लाइड को रखेंगे, डिप करके रखेंगे, ताकि हमारा उस स्लाइड के अंदर जो टिश्यू सेक्शन है वो सही तरीके से आपका हाइड्रेट हो पाए, मतलब हाइड्रोजन आयंस पूरी तरीके से उसके अंदर एड हो पाए। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस की प्रोसेस होगी, मतलब यहाँ पे रिहाइड्रेट आपका टिश्यू सेक्शन हो जाएगा। जैसे आप 70% एल्कोहल के अंदर रख दिया तो आपका टिश्यू सेक्शन पूरी तरीके से रिहाइड्रेट हो जाएगा। अब जैसे आपका रिहाइड्रेशन हुआ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा रिहाइड्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो इसके बाद हमें सबसे पहले हमने डीपेराफिनाइजेशन किया था। डी पेराफिनाइजेशन, पेराफिनाइजेशन यानी पेराफिन वेक्स को हमने क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया। डीपेराफिनाइजेशन जैसे हुआ तो फिर हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे रिहाइड्रेशन किया था, हाइड्रोजन आयंस को ऐड कर दिया था। रिहाइड्रेशन जिसे कंप्लीट हुआ आपका, तो अगली स्टेप जो आएगी वो हो गया आपकी स्टेनिंग की। स्टेनिंग मतलब स्टेनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे आपका स्टेनिंग आया, तो स्टेनिंग के अंदर हम जिस प्रकार की आपको स्टेनिंग करनी है, जैसे कि एसिडिक स्टेनिंग करनी है, बेसिक स्टेनिंग करनी है, या कॉमन स्टेनिंग करेंगे, तो जैसे कि हम H&E स्टेनिंग का यूज करते हैं, हिमेटोजाइलिन और ईओसिन स्टेनिंग का, तो ये कॉमन स्टेन है। जिस प्रकार की आपको स्टेनिंग करना है उस प्रकार के रिएजेंट के अंदर आपको उस स्पेशल स्टेन के रिएजेंट के अंदर हमें स्लाइड को रखना पड़ता है। मतलब रिहाइड्रेशन होने के बाद आपकी स्टेनिंग की प्रोसेस की जाएगी। स्टेनिंग की प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो गई तो हमारा स्मीयर क्या होगा, वहां के स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो आपका टिश्यू स्पेसिमेन पूरी तरीके से स्टेन हो जाएगा। जैसे स्टेनिंग हो जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, वॉशिंग करना पड़ता है। वॉशिंग की प्रोसेस की जाती है। वॉशिंग मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रनिंग टेप वाटर का यूज करेंगे। रनिंग टेप वाटर से हमें स्मीयर को वॉश करना रहता है। ठीक है, जब भी आपका स्टेनिंग कंप्लीट हो जाता है, जैसे स्टेनिंग कंप्लीट हुआ तो हम वॉशिंग की प्रोसेस करेंगे। वॉशिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं स्लाइड को अच्छी तरीके से, आपके रनिंग टेप वाटर से स्टेन स्लाइड को वॉश किया जाता है। जैसे वॉश कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आपको यहाँ पे अगली स्टेप जो आएगी वो रहेगी आपकी डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन की स्टेप यहाँ पे यूज की जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपने जैसे ही वॉश किया तो वॉश के अंदर क्या किया था, आपने टेप वाटर से वॉश किया था, बहते हुए नल के पानी से हमने वॉश किया था। जहां पे आपका हिस्टोपैथोलॉजी का प्लेटफॉर्म होता है, तो वो प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से लैब आपकी ऑर्गेनाइज होती है, सारी फैसिलिटी आपको स्टेनिंग की दी जाती है। तो हमारे टेप वाटर जो होता है, नल जो होते हैं, टेप पास में ही लगा हुआ होता है, वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, फोर्सेप्स की हेल्प से स्लाइड को पकड़ना रहता है, फिर उसको नल चालू करना है, टेप वाटर मतलब टेप को ऑन करना है, फिर हमें स्लाइड को अच्छी तरीके से वॉश करना है। जैसे ही हमारा वॉश कंप्लीट होगा तो वॉशिंग की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। जैसे ही वॉशिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो फिर आपका क्या किया जाएगा, डिहाइड्रेशन किया जाएगा उस स्मीयर का। अब डिहाइड्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम टिश्यू सेक्शन। हमें क्या करना है, यहाँ पे टिश्यू सेक्शन जो है, जो स्टेन टिश्यू सेक्शन है, उस टिश्यूज को हमें क्या करना है, यहाँ पे डिहाइड्रेट करना है। स्मीयर को हम स्लाइड के ऊपर जो स्मीयर है, उस स्मीयर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिहाइड्रेट कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन आयंस को रिमूव कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में। तो जैसे आपका वॉशिंग के बाद डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है, तो अगली स्टेप जो यहाँ पे होती है वो रहती है आपकी क्लियरिंग की। जैसे डिहाइड्रेशन कंप्लीट हुआ तो अगली स्टेप आएगी आपकी क्लियरिंग की। डिहाइड्रेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे हम एल्कोहल का यूज करते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल जो होता है, या अलग अलग टाइप के ग्रेजुएट एल्कोहल आते हैं, 70% एल्कोहल, 80% एल्कोहल, तो उनका भी यूज करते हैं। जैसे आपका डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको क्लियरिंग करना पड़ता है। क्लियरिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, जाइलिन का यूज करते हैं। जाइलिन जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का क्लियरिंग एजेंट है। जाइलिन इज एन क्लियरिंग एजेंट। जैसे ही आप जाइलिन से क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, माउंटिंग करना पड़ता है। माउंटिंग, अब माउंटिंग जो है, माउंटिंग के अंदर क्या करेंगे, एक स्पेशल टाइप के आपके माउंटिंग मीडिया यूज होते हैं। माउंटिंग मीडिया, जिस प्रकार का आपका
टिश्यू सेक्शन है उस प्रकार का स्पेसिफिक माउंटिंग मीडिया हम वहां पे यूज करते हैं। माउंटिंग मीडिया के अंदर भी आपके ऐसे एजेंट आते हैं जो कि आपके टिश्यू सेक्शन को पूरी तरीके से प्रिजर्व करने का काम करते हैं। माउंटिंग मीडिया का मेन एम जो होता है वो होता है कि प्रॉपर प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यूज, प्रॉपर प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू सेक्शन। जब भी हम स्टेनिंग करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग, जब भी हम स्टेनिंग करते हैं तो वहां पे हमारे टिश्यू सेक्शन को पूरी तरीके से प्रिजर्व करने का काम ये करते हैं। मतलब टिश्यू का जो कंस्टिट्यूएंट होता है, इंटरनल कंस्टिट्यूएंट, वो सही तरीके से मेंटेन हो पाता है। टिश्यू सेक्शन को यहाँ पे कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने का ये काम करते हैं, कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने का ये काम आपका करते हैं माउंटिंग मीडिया। माउंटिंग मीडिया का काम क्या होता है, टिश्यू सेक्शन को प्रिवेंट करना है कंटामिनेशन से। जब भी आप स्टेनिंग करते हैं या स्टेनिंग करने के बाद जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वहां पे पूरी तरीके से आपका टिश्यू सेक्शन प्रिजर्व रहे, एक्सटर्नल एजेंट वहां पे कोई काम ना करे, सही तरीके से वहां पे आपका सही तरीके से मेजरमेंट हो पाए, ऑब्जर्वेशन सही तरीके से हो पाए, जो आपका डिटेक्शंस करना है माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन हम करें तो वो सही तरीके से आपका आइडेंटिफिकेशन हो पाए, तो वो सब काम आपके माउंटिंग मीडिया का होता है। तो टिश्यू सेक्शन को सही तरीके से मेंटेन करने का काम ये करते हैं माउंटिंग मीडिया। अब माउंटिंग मीडिया के अंदर अलग अलग टाइप के माउंटिंग मीडिया यूज होते हैं, जैसे कि आपका होता है, एक होता है कनाडा बेल्सम, कनाडा बेल्सम, एक होता है डीपीएक्स, डीपीएक्स मीडिया होता है, एक होता है आपका सिंथेटिक रेसिन, सिंथेटिक रेसिन। अब ये जितने भी माउंटिंग मीडिया होते हैं इनकी स्पेशल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैपेबिलिटीज होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि ये आपकी स्टेनिंग के बाद जब आप माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन करें तो वो सही तरीके से आपका सेक्शन जो है उसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाए। लेंस के अंदर हम जब भी माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पूरा रिफ्रैक्शन के बेस पे होता है। जैसा कि हम जैसे कि जिस प्रकार का आपका स्टेनिंग सेक्शन जो होता है, जैसे कि हमारी स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर ये स्टेन हो गया आपका टिश्यूज। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको कवर किया जाता है। कवर करने के लिए आपका क्या किया जाता है, कवर स्लिप का यूज करते हैं। अब कवर स्लिप जो रहती है वो आपके पूरी स्टेन सेक्शन को कवर करने का काम करती है। अब कवर स्लिप क्या है, ग्लास से मिलकर बना हुआ मटेरियल है। आपकी ग्लास स्लाइड भी क्या है, ग्लास से मिलकर बना हुआ मटेरियल है। अब यहाँ पे इस ग्लास के ऊपर आपका क्या है, टिश्यू सेक्शन है। अब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कवर स्लिप जो अटैच करते हैं, मतलब कवरिंग करते हैं स्पेसिमेन की, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, क्लियरिंग और माउंटिंग मीडिया दोनों का हम यूज करते हैं। अब इनका जो फॉर्मूला होता है वो 1:2 रेशियो में होता है। जैसे कि आपने क्लियरिंग के लिए हम क्या करते हैं, जाइलिन का यूज करते हैं। तो अगर आपने जाइलिन की 1 ड्रॉप ऐड करी है कहाँ पे, ये आपकी कवर स्लिप है। जैसे ही आपका टिश्यू सेक्शन स्टेन हो जाता है उसके बाद हम कवरिंग की प्रोसेस करते हैं। अब कवर स्लिप जो रहती है, कवर स्लिप के ऊपर आपको जाइलिन की 1 ड्रॉप प्लेस करना है। स्टेनिंग करते हैं ना, तो उसके बाद जैसे स्टेनिंग कंप्लीट हुआ है उसके बाद हम क्या करेंगे, जाइलिन की 1 ड्रॉप हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। जाइलिन क्या है, क्लियरिंग एजेंट है। अब जैसे ही आपने 1 ड्रॉप अगर जाइलिन की यूज करी है तो आपको माउंटिंग मीडिया जो रहेगा उसकी 2 ड्रॉप यूज करना पड़ेगी। 1:2 रेशो में हम रखते हैं। जैसे कि हमने जाइलिन का यूज किया क्लियरिंग एजेंट पे, अब हम क्या कर रहे हैं, डीपीएक्स का यूज कर रहे हैं। तो डीपीएक्स जो सोल्यूशन है उसके हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप यहाँ पे डीपीएक्स की एड करेंगे ताकि आपका जाइलिन और माउंटिंग मीडिया अच्छी तरीके से मिक्स हो पाए, मिक्सिबल हो पाए, मिक्सअप कंडीशन जो है अच्छे तरीके से हो पाए, मिक्स एक दूसरे के साथ वो हो जाए, ताकि जब भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तब आपको अच्छी तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो पाए। तो आपका जो क्लियरिंग एजेंट और माउंटिंग एजेंट जो है उन दोनों का हम इस प्रकार के फॉर्मूले में इनका यूज करते हैं जब भी हम स्टेनिंग करते हैं। उसके बाद जब आपका माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो उसके अंदर हमें इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है। तो इन दोनों का हम 1:2 रेशो में रखते हैं। 1 ड्रॉप अगर आपने जाइलिन की यूज करी है तो आपको 2 ड्रॉप किसके यूज करना पड़ेगी, जिस प्रकार का आपका माउंटिंग मीडिया आप यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटीज हमेशा 1:2 रेशो के अंदर रखते हैं ताकि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो पाए। स्लाइड के ऊपर जो कवर स्लिप हम अटैच करते हैं, तो कवर स्लिप के ऊपर हम क्या करते हैं, इन दोनों को अटैच करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद आपके कवर स्लिप को क्या किया जाता है, स्लाइड के ऊपर रखा जाता है और उसके बाद हमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन करना रहता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जनरल स्टेनिंग का। तो स्टेनिंग करते टाइम पे हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है। अब हम देख लेते हैं H&E स्टेनिंग के बारे में। स्टेनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इमेटोजाइलिन और इयोसिन स्टेन जो होती है उस स्टेनिंग का क्या एम होता है। देखो यहाँ पे इस स्टेनिंग को बोलते हैं हम हिमेटोजाइलिन या हिमेटोक्सिलिन भी बोला जाता है, हिमेटोजाइलिन और इयोसिन स्टेन। हिमेटोजाइलिन और इयोसिन स्टेन हम इसको बोलते हैं। अब हिमेटोजाइलिन और इयोसिन दोनों अलग अलग है। हिमेटोजाइलिन जो होता है वो
इसके अंदर दो सॉल्यूशन यूज होते हैं इस स्टेन के अंदर, ये दोनों से मिलके बनी हुई है, इसी वजह से इसको H&E स्टेनिंग बोला जाता है। इसके अंदर हिमेटोजाइलिन भी होता है और इयोसिन भी होता है, इस स्टेन को बोलते हैं। इसके अंदर ये दोनों जो होते हैं सॉल्यूशन होते हैं, दोनों ही प्रकार के सॉल्यूशन का हम स्टेनिंग के अंदर यूज करते हैं। हिमेटोजाइलिन जो होता है, हिमेटोजाइलिन होता है आपका एल्केलाइन नेचर का। हिमेटोजाइलिन किस प्रकार का होता है? हिमेटोजाइलिन इज एन एल्केलाइन इन नेचर, मतलब ये किस प्रकार का है? बेसिक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, इसका पीएच लेवल जो होता है क्या होता है? 7.0 से अप होता है, बेसिक नेचर का होता है। इयोसिन जो होता है, इयोसिन जो होता है आपका एक प्रकार का एसिडिक सॉल्यूशंस होता है, एसिडिक इन नेचर। ये किस प्रकार का नेचर होता है ईओसिन डाइस का? ये दोनों डाइस होती है, केमिकल एजेंट है, मतलब कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट है। हिमेटोजाइलिन भी डाइस है, ईओसिन भी डाइस है, दोनों ही डाइस है और दोनों से मिलके आपकी H&E स्टेन बनी हुई है। ईओसिन जो होती है किस नेचर की होती है? एसिडिक नेचर की होती है और इसका पीएच लेवल जो होता है आपका 7.0 से डाउन होता है। कितना होता है? 7.0 से डाउन होता है, इसी वजह से इसको एसिडिक नेचर की बोला जाता है। अब ये जो होती है एसिडिक डाइस जो रहेगी, ये किसको स्टेन करेगी? आपके साइटोप्लाज्म को। और बेसिक डाइस जो रहेगी वो किसको स्टेन करेगी? एसिडिक पार्ट को। जनरली जब हमारी क्लास की शुरुआत हुई थी तभी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो हिमेटोजाइलिन है ये एल्केलाइन नेचर की है, तो ये किसको स्टेन करेगी? इट स्टेन द एसिड पार्ट ऑफ द सेल्स, एसिड पार्ट ऑफ द सेल्स। एसिड पार्ट कौन सा होगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर स्टेन इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियर स्टेन। तो न्यूक्लियस को स्टेन करने की एफिनिटी इस स्टेन की होती है हिमेटोजाइलिन की, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर स्टेन बोला जाता है। वैसे ही इयोसिन जो होती है, इयोसिन एसिडिक नेचर की होती है, लेकिन इसकी एफिनिटी जो होती है वो किसके थ्रू होती है? इसकी एफिनिटी क्या रहेगी? ये किसको स्टेन करेगी? ये स्टेन करेगी आपके बेस पार्ट ऑफ द सेल्स या बेसिक स्टेन। ये किसको स्टेन करेगी? ये रहेगी आपके साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म स्पेसिफिक। ये आपके सेल के साइटोप्लाज्म को स्टेन करने का काम करेगी, बेसिक नेचर की होती है, बेसिक स्टेन होता है। एसिडिक स्टेन इसको बोलते हैं, एसिडिक इसका नेचर होता है, लेकिन ये बेसिक पार्ट को स्टेन करती है। इट स्टेन द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल्स, इट स्टेन बेसिक पार्ट ऑफ सेल। सेल के बेसिक पार्ट को स्टेन करने का ये काम करती है हिमेटोजाइलिन और इयोसिन। अब जैसे ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, इन स्टेनिंग के अंदर भी अलग अलग टाइप के मोर्डेंट यूज होते हैं। जैसे कि हिमेटोजाइलिन जो होता है, हिमेटोजाइलिन के अंदर क्या होगा? अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन यूज होंगे और वो सॉल्यूशन जो है वो भी क्या है? मोर्डेंट है। मोर्डेंट मतलब डाइज है उनके अंदर, कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करेंगे? वो पेनिट्रेट करेंगे आपकी सेल के पार्ट को, जिस प्रकार के सेल के कंपोनेंट को वो पेनिट्रेट करेंगे, वैसा ही आपका कंपोनेंट जो होगा वहां पे जब भी माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करेंगे तो उस प्रकार की अपीयरेंस हमें दिखाई देगी। जिस प्रकार कलर वो एब्जॉर्ब करती है वैसी अपीयरेंस हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हिमेटोजाइलिन और इयोसिन दोनों स्टेन है। अब इन स्टेन के अंदर क्या किया जाएगा? रिएजेंट आएंगे अलग अलग प्रकार के। हिमेटोजाइलिन के रिएजेंट अलग होंगे, इयोसिन का रिएजेंट अलग होगा। दोनों का रिएजेंट हम प्रिपेयर करते हैं, रिएजेंट प्रिपरेशन की जाती है। रिएजेंट प्रिपरेशन जैसे हम करते हैं तो वहां पे क्या किया जाता है? अलग अलग टाइप के कंपोनेंट का यूज किया जाएगा। जिस प्रकार के यहाँ पे सारे रिएजेंट होंगे, उन सारे कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट को प्रिपेयर किया जाएगा, उनको डाइल्यूट किया जाएगा डिस्टिल वाटर जो रहेगा आपका उसके अंदर। डिस्टिल वाटर का हम यूज करते हैं, डाइल्यूशन प्रिपरेशन किया जाता है। सारे कंपोनेंट या रिएजेंट की प्रिपरेशन हम करते हैं, उसके बाद हम जब भी स्टेनिंग करते हैं तो वहां पे इनका यूज किया जाता है। तो दोनों को हम यूज करते हैं, दोनों की स्पेसिफिक मोल्डेंट्स आते हैं, रिएजेंट आते हैं, उनका प्रिपरेशन किया जाता है और फिर जब हम स्टेनिंग करते हैं तब हम उनका यूज करते हैं। तो ये आपके हिमेटोजाइलिन और इयोसिन होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम हिमेटोजाइलिन को प्रिपेयर करते हैं तो हिमेटोजाइलिन के अंदर आपके मोर्डेंट यूज होंगे, अलग अलग टाइप के मोर्डेंट जो होते हैं वहां पे यूज होते हैं। जैसे कि आपका मोस्ट कॉमनली होता है हेरिस हिमेटोजाइलिन, एक होती है आयरन हिमेटोजाइलिन, लेड नाइट्रेट यूज किया जाता है, वो भी क्या होता है आपका मोलिब्लेटिक नीट यूज करते हैं हम। वहां पे क्या किया जाता है? वो सब मोर्डेंट होते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन इन्हीं दोनों स्टेनिंग का यूज किया जाता है, हेरिस हिमेटोजाइलिन, हिमेटोजाइलिन स्टेन के अंदर ये प्रिपरेशन किया जाता है। और एक होता है आपका मेयर्स हिमेटोजाइलिन, इन दोनों का ही हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली। एक आयरन हिमेटोजाइलिन भी होती है, उसका भी यूज किया जाता है। अब जब भी आपको हेरिस हिमेटोजाइलिन जो है इसका प्रिपरेशन करना है तो इसके अंदर हम हिमेटोजाइलिन सॉल्यूशन जो रहेगा उसको 5 ग्राम ऐड किया जाता है, सोलिडिफाई फॉर्म में वो रहता है, पाउडर फॉर्म में। इथाइल अल्कोहल जो होता है 50 ml हम ऐड करते हैं, दोनों को डिजोल्व
डिसोल्व करते हैं, मतलब हिमेटोजाइलिन को डिसोल्व करना है तो इथाइल अल्कोहल जो होता है आपका 50 ml क्वांटिटीज में हम यहाँ यूज करेंगे। फिर आएगा आपका पोटेशियम और अमोनियम एलम, ठीक है। तो ये एलम जो होता है इसका यूज किया जाता है हिमेटोजाइलिन जो रहता है उसको प्रिपरेशन में। डिस्टिल वाटर रहेगा आपका 950 ml, 950 ml हम डिस्टिल वाटर का यूज करेंगे। मर्क्यूरिक क्लोराइड जो रहेगा या मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो रहेगा ये आपका यूज होगा 2.5 ग्राम। ग्लेशियल एसिडिक होता है यहाँ पे 40 ml, 40 ml इसका यूज किया जाता है। और आपका हेरिस हिमेटोजाइलिन सॉल्यूशन जो होता है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। तो हेरिस हिमेटोजाइलिन के ये सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इसका भी यूज किया जाता है, इस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन की जाती है। फिर आता है आपका एक और मेयर्स हिमेटोजाइलिन। मेयर्स हिमेटोजाइलिन भी आपका यूज होता है, इसकी प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पोटेशियम जो रहता है, पोटेशियम और अमोनियम एलम, तो इसका यूज होता है 50 ग्राम हम इसको यूज करते हैं। हिमेटोजाइलिन जो होता है 1 ग्राम हमें ऐड करना रहता है। सोडियम आयोडेट जो रहता है वो 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम हम ऐड करते हैं। साइट्रिक एसिड होता है 1 ग्राम इसका यूज होता है। क्लोरल हाइड्रेट जो रहता है 50 ग्राम इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे इन सबको हमें डिजोल्व किसके अंदर करना रहता है, 1000 ml डिस्टिल वाटर के अंदर। तो ये आपका मेयर्स हिमेटोजाइलिन सॉल्यूशन जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। दोनों में से आप किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। एक आयरन हिमेटोजाइलिन जो होता है, आयरन हिमेटोजाइलिन, इसका भी यूज किया जाता है रूटीनली जब भी हम हिमेटोजाइलिन स्टेन को प्रिपेयर करते हैं तब। अब यहाँ पे आपका जो है ये पोटेशियम जो है, पोटेशियम और अमोनियम एलम, ये दोनों क्या है, एलम है, एलम हिमेटोजाइलिन इसको बोलते हैं अपन। अब ये दोनों क्या है, यहाँ पे मोर्डेंट है। इन दोनों को क्या बोला जाएगा, मोर्डेंट। हिमेटोजाइलिन स्टेन के अंदर जो होता है अलग अलग टाइप के मोर्डेंट के बेस पे उसको क्लासिफाइड किया गया है। मोर्डेंट है, मोर्डेंट मतलब ये भी क्या है, डाइज है एक प्रकार का, मतलब कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट है। जिस प्रकार का मोर्डेंट होगा मोर्डेंट ही आपका कलर प्रोड्यूसिंग करने का काम करेगा। हर एक मोर्डेंट का स्पेसिफिक फीचर्स होता है, अलग अलग जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज होती है। और जैसी उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो उसी प्रकार की स्टेनिंग रिएक्शन हमें दिखाते हैं। तो अमोनियम एलम है, ये भी क्या है, मोर्डेंट है। यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, ये भी आपका यूज किया जाता है। ये भी आपकी स्टेनिंग के अंदर जो रहता है, हिमेटोजाइलिन स्टेनिंग के अंदर ये अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है। ग्लेशियल एसिडिक एसिड का हम यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे हिमेटोजाइलिन तो यूज होगा, हिमेटोजाइलिन दोनों के अंदर यूज हो रहा है, लेकिन ये मोर्डेंट के बेस पे अलग अलग होंगे। जैसे कि अमोनियम एलम रहेगा यहाँ पे, पोटेशियम यहाँ पे यूज किया जाएगा, सोडियम आयोडेट यूज किया जाएगा, और ये क्लोरल हाइड्रेट जो रहेगा इसका भी हम यूज करते हैं। तो सारे कंपोनेंट का हम यूज करते हैं, फिर हम डिसोल्व कर देते हैं डिस्टिल वाटर के अंदर, और आपका सोल्यूशन जो होता है इस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। दोनों ऑप्शनल है, किसी भी प्रकार का हिमेटोजाइलिन सोल्यूशन आप बना के आपकी H&E स्टेनिंग के अंदर हिमेटोजाइलिन स्टेनिंग हम कर सकते हैं, इनका प्रिपरेशन करके, रिएजेंट प्रिपरेशन करके। फिर आता है आपका ईओसिन। ईओसिन जो होती है, ईओसिन देख लेते हैं हम। ईओसिन जो होती है एक जनरल डाइज है। ईओसिन जिस प्रकार की हिमेटोजाइलिन होती है वैसी ईओसिन जो होती है वो भी आपकी यूज होती है। ईओसिन जो होती है इसके अंदर जेंथिन होता है, जेंथिन, और पेथिलिन डाइज जो होती है इसको बोलते हैं। जेंथिन और पेथिलिन जो है ये इस डाइस की प्रॉपर्टीज होती है, ईओसिन डाइस की। अब ये इन दोनों के यूज होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का आपका ईओसिन जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है ईओसिन वाई, ईओसिन वाई, ईओसिन येलो स्टेन जिसको हम बोलते हैं, वाई मतलब येलो स्टेन। और एक होती है ईओसिन बी, ईओसिन बी, ईओसिन बी मतलब ईओसिन ब्लू। तो दोनों ही आपकी यूज होती है, ईओसिन येलो भी यूज होती है, ईओसिन ब्लू भी यूज होती है। तो ये जिस प्रकार के आप डाइज यहाँ पे यूज करोगे, जेंथिन और पेथिलिन डाइज, इनकी प्रॉपर्टीज होती है। अब क्या होती है, ये वाई अगर आपने यूज किया है, ईओसिन वाई, तो ये किस प्रकार का कलर प्रोड्यूसिंग करेगा, येलो कलर ये प्रोड्यूस करेगा। ये डाइज है यहाँ पे ईओसिन डाइज के अंदर, येलो कलर ये प्रोड्यूस करती है। ब्लू, ईओसिन ब्लू आपने यूज किया है, यानी कि ईओसिन बी आपने यूज किया है, तो यहाँ पे ईओसिन ब्लू जो होगी वो आपकी यूज होगी। ये ईओसिन डाई जो रहेगी ये कलर फॉर्म में है, मतलब पाउडर फॉर्म में रहती है। इनको हम क्या करते हैं, एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर इनको डिजोल्व किया जाता है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन जो होता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब प्योरीफाइड, जिस प्रकार का आपका डाइस होता है वो उसी प्रकार के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो डिसोल्व होता है, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। तो इथाइल एल्कोहल का यूज करते हैं हम जब भी एओसिन डाइस को हमें प्रिपेयर करना होता है, या डिस्टिल वाटर जो होता है उसका भी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इनका भी क्या होता है, एओसिन डाइस जो होती है वो आपकी यूज होती है। हिमेटोजाइलिन जो थी आपकी एसिडिक नेचर की, मतलब एल्केलाइन नेचर की थी, बेसिक डाइस थी। अब ईओसिन जो होती है, ईओसिन आपकी एसिडिक डाइस होती है, एसिडिक डाइस होती है। और ये आपकी किसको स्टेन करती है, आपके एल्केलाइन मतलब साइटोप्लाज्मा को ये स्टेन करने का काम करेगी।
साइटोप्लाज्म को स्टेन करने का काम करेगी। और जिस प्रकार की ईओसिन डाइज आपने यूज करी है उस प्रकार का साइटोप्लाज्म कलर अपीयरेंस वहां पे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म को स्टेन करने का काम करेगी। अब यहाँ पे जैसे ही आप डाइज यूज करोगी वैसे ही इसकी एफिनिटी होगी और वैसा ही कलर यहाँ पे इस डाइस के अंदर क्या रहेगी, इस डाइस के अंदर होगी आपकी पेनिट्रेशन पावर रहेगी, पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटीज इनके अंदर होगी। और जैसे ही ये स्टेनिंग के टाइम पे पेनिट्रेट करेगी टिश्यू सेक्शन को तो वैसा कलर अपीयरेंस हमारा टिश्यू सेक्शन यहाँ पे शो करेगा। और जब भी हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होंगे वो अपीयरेंस जो रहेगा वो अलग अलग टाइप का रहेगा। जिस प्रकार के डाइस को वो पेनिट्रेट करेंगे, सेल कंपोनेंट को पेनिट्रेट करने की पावर्स आपकी डाइस के पास होती है। जैसे ही डाइस आपका सेल कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर रहा है वैसा कलर रिएक्शन आपका वहां पे जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करेंगे तब आपको दिखाई देगा। तो ईओसिन डाइस जो होती है इसका भी यूज होता है। अब हम देख लेते हैं ईओसिन डाइस के अंदर किस प्रकार का इसका कंपोजिशन होता है। देखो ईओसिन वाई अगर हम यूज कर रहे हैं, ईओसिन वाई मतलब येलो स्टेन जिसको हम बोलते हैं, तो ईओसिन वाई जो रहेगी आपकी यहाँ पे ईओसिन वाई सॉल्यूशन जो रहेगा वो आपका 4 ग्राम यूज होगा। पाउडर्ड फॉर्म में ईओसिन वाई हमें देखने को मिलता है सोलिडिफाई फॉर्म में, तो 4 ग्राम हम इसको यूज करते हैं। वहीं हम इसका डिस्टिल वाटर जो रहेगा यहाँ पे 80 ml हमें लेना रहता है। उसके बाद एब्सोल्यूट एल्कोहल की जो क्वांटिटीज रहेगी वो 350 ml जो रहेगा, एक्वा सोल्यूशन या एल्कोहल सोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, या इथाइल एल्कोहल का हम यहाँ पे जनरली यूज करते हैं। यहाँ पे आपका इथाइल एल्कोहल जो होता है वो यूज होता है। इथाइल एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल मतलब प्योरीफाइड एल्कोहल हमें लेना है, डाइल्यूटेड एल्कोहल का यूज नहीं करेंगे। फिर आपका यहाँ पे ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहेगा और वो आपका 0.4 ml जो होगा वो हम यूज करेंगे। और इस प्रकार से आपकी ईओसिन स्टेन जो होगी वो प्रिपेयर हो जाएगा। ईओसिन स्टेन का सोल्यूशन या रिएजेंट प्रिपरेशन का फॉर्मूला होता है ये आपका। अब हम देखते हैं कि एच एंड ई स्टेनिंग जो होता है, जैसे आपका रिएजेंट प्रिपरेशन हो गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेनिंग प्रिपरेशन करने की टेक्निक्स क्या होती है, किस प्रकार से एच एंड ई स्टेन का जो प्रोसीजर होता है वो किया जाता है। तो उसकी प्रोसेस हम देख लेते हैं कि एच एंड ई स्टेन लगाते कैसे हैं हम। तो एच एंड ई स्टेन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब भी हम स्टेनिंग करते हैं तो सबसे प्राइमरी स्टेप होती है आपकी, पहली स्टेप कौन सी होती है, डी पैराफिनाइजेशन की। डीपेराफिनाइजेशन, जैसे ही डीपेराफिनाइजेशन हो गया मतलब हमने टिश्यू सेक्शन से पैराफिन वैक्स को रिमूव कर दिया है। जैसे आपका डीपेराफिनाइजेशन कंप्लीट होता है उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिहाइड्रेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिहाइड्रेट करना पड़ता है टिश्यू सेक्शन को। हमें रिहाइड्रेशन की प्रोसेस करना है, मतलब अलग अलग टाइप के जो एल्कोहल सॉल्यूशन होंगे एब्सोल्यूट एल्कोहल से हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 100% एल्कोहल में रखेंगे, फिर 90% एल्कोहल में रखेंगे, फिर 80% में रखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे 70% एल्कोहल में रखेंगे। अलग अलग टाइप के कोपलिन जार के अंदर हम इन एल्कोहल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके रखते हैं। टिश्यू सेक्शन का डीपेराफिनाइजेशन हो गया, हीटिंग हो गई है, उसके बाद हमने हाइड्रेट कर दिया है, रिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो गई है। जैसे ही आपका रिहाइड्रेशन कंप्लीट होता है उसके बाद आपकी आती है स्टेनिंग। अगली स्टेप क्या रहेगी, स्टेनिंग। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हिमेटोजाइलिन और ईओसिन स्टेन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हिमेटोजाइलिन सॉल्यूशन जो हमने बनाया था, रिएजेंट प्रिपरेशन की थी हिमेटोजाइलिन की, उस हिमेटोजाइलिन सॉल्यूशन के अंदर आपको स्लाइड को कितने मिनट तक रखना है, यहाँ पे 5 मिनट तक रखना है। ठीक है, 3 to 5 मिनट तक हम हिमेटोजाइलिन सॉल्यूशन के अंदर हमारी स्लाइड को रखेंगे। ये आपका कोपलिन जार हो गया, ये आपका हिमेटोजाइलिन सॉल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है, वर्किंग सॉल्यूशन। इस वर्किंग सॉल्यूशन के अंदर आपको स्लाइड को डीप करके रखना है। ये टिश्यू सेक्शन वाली जो स्लाइड है आपकी, उसको जैसे आपका रिहाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसको स्टेन करना पड़ता है 3 to 5 मिनट। जैसे ही आपका 3 से 5 मिनट तक हमने इसके अंदर कोपलिन जार के अंदर हमने हिमेटोजाइलिन सॉल्यूशन को रखा था, उसी के अंदर हमने स्लाइड को रख दिया, डीप करके रख दिया। जैसे ही हम स्लाइड को यहाँ से डीप करेंगे तो 5 मिनट जैसे आपका कंप्लीट हुआ, आपको यहाँ से स्लाइड बाहर निकालनी है। जैसे यहाँ से स्लाइड बाहर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अगली स्टेप जो आएगी, स्टेनिंग होने के बाद आपकी वॉश होती है, वॉशिंग करने की प्रोसेस की जाती है। अब हमें क्या करना है, इसको वॉश करना है, वॉश विथ रनिंग टेप वाटर। स्लाइड को हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, बहते हुए नल के पानी के साथ हमें इसको वॉश करना है रनिंग टेप वाटर से। जैसे ही आपका रनिंग टेप वाटर से वॉशिंग कंप्लीट होता है तो वहां पे क्या होगा, वॉश किया जा रहा है वाटर से, मतलब एडिंग ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस ऐड होंगे वाटर के अंदर, हाइड्रोजन आयंस होंगे, वो सब कहाँ आ जाएंगे, आपके स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे, स्टेन स्लाइड के ऊपर। जैसे ही आपका वॉशिंग कंप्लीट होता है, वॉश की प्रोसेस जैसे पूरी होती है तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन की प्रोसेस की जाएगी, यहाँ पे फिर आपका एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर रखा जाएगा। एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, उस स्टेन स्लाइड जो था आपका वॉश किया था आपने, जैसे आपका वॉशिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है उसके बाद हम उसको कहाँ रखेंगे, एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर रखेंगे।
जैसे ही एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर रखा जाता है तो आपका स्मीयर जो होता है वो स्मीयर आपका डिहाइड्रेट हो जाता है। जैसे डिहाइड्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद हम अगले सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। स्टेन द स्लाइड विद ईओसिन सॉल्यूशन। पहले हमने हिमेटोजाइलिन सॉल्यूशन में रखा था। अब हिमेटोजाइलिन सॉल्यूशन जो था वो किसको स्टेन कर रहा था? आपके सेल के एसिड पार्ट को, एसिडिक एफिनिटी थी उसकी। अब क्या है? आपका ईओसिन पार्ट है। ईओसिन डाइज जो रहेगी वो आपके सेल के साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगी। बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक पार्ट को स्टेन करने का काम करती है, एफिनिटी होती है। तो ईओसिन किसको स्टेन करेगी? आपके साइटोप्लाज्म के पार्ट को वो स्टेन करने का काम करेगी। तो ईओसिन जो रहेगी आपकी एसिडिक डाइज है लेकिन ये बेसिक पार्ट को स्टेन करेगी। तो 5 मिनट तक हम उस स्लाइड को कहाँ रखेंगे? आपका ईओसिन सॉल्यूशन के अंदर उस स्लाइड को रखा जाता है। ये इस प्रकार का आपका कंटेनर है, मतलब कोपलिन जार है। कोपलिन जार के अंदर हमने वर्किंग सॉल्यूशन रख दिया या ईओसिन। अब इस ईओसिन के अंदर हम स्लाइड को डीप करेंगे। जैसे आपका 5 मिनट कंप्लीट हो जाता है आपको स्लाइड को यहाँ से निकालना है। फिर आपको क्या करना है? वॉश करना है। वॉश करने के लिए हम क्या करेंगे? वापस से वॉश विथ रनिंग टेप वाटर। स्लाइड को क्या किया जाएगा? रनिंग टेप वाटर से वॉश किया जाएगा। बहते हुए नल के पानी के साथ हमें स्लाइड को वॉश करना है, टेप वाटर से वॉश करेंगे। जैसे आपका क्या किया जाता है? वॉशिंग कंप्लीट हो गया, मतलब हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे ऐड हो गए हैं। जैसे हाइड्रोजन आयंस ऐड हुए तो फिर अगली स्टेप क्या रहेगी आपकी? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? एल्कोहल का सोल्यूशन यूज करेंगे। एल्कोहल सोल्यूशन के अंदर उसको रखा जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एल्कोहल के अंदर आप रखेंगे। 70% एल्कोहल में रखेंगे, फिर 80 में रखेंगे, फिर 90 में रखेंगे, फिर 100 में रखेंगे, या एब्सोल्यूट एल्कोहल जिसको हम बोलते हैं। तो एल्कोहल सोल्यूशन के बेस पे हम क्या करेंगे? डिहाइड्रेट करेंगे। हर एक पोपलिन जार के अंदर हम अलग अलग टाइप का अल्कोहल सॉल्यूशन रखेंगे। पहले हमने रिहाइड्रेट किया था, अब हम डिहाइड्रेट करेंगे। दोनों ही प्रोसेस आपकी स्टेनिंग में यूज होती है। तो स्टेन होने से पहले आपको रिहाइड्रेट करना पड़ता है स्मीयर को। स्टेनिंग हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? डिहाइड्रेट करना पड़ता है। जैसे आपने स्टेनिंग रिएजेंट के अंदर रखा है उस स्मीयर को, उसके बाद आप क्या करेंगे? वॉश करेंगे। वॉश किया तो हाइड्रोजन आयन ऐड हो गए। हाइड्रोजन आयन ऐड हो गए तो उनको बाहर निकालना जरूरी है। जैसे हम उनको बाहर निकालेंगे तो वहां पे डिहाइड्रेशन की प्रोसेस की जाएगी। तो जैसे डिहाइड्रेशन कंप्लीट हुआ फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्लियरिंग किया जाएगा। क्लियरिंग के लिए हम क्या करेंगे? जाइलिन का मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, या इसे आप बेस्ट क्लियरिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड बेस्ट क्लियरिंग एजेंट। तो जाइलिन सॉल्यूशन के अंदर हम रखेंगे और आपका क्लियरिंग और मतलब जाइलिन का यूज करेंगे हम। तो जाइलिन के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप के ऊपर हम जाइलिन के 1 ड्रॉप हम ऐड कर देंगे जाइलिन सॉल्यूशन की। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा? उस स्मीयर का आपको माउंटिंग करना रहेगा। माउंटिंग के लिए हम क्या करेंगे? जैसे आप डीपीएक्स से माउंटिंग कर रहे हैं या कनाडा बेल्सम से माउंटिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार का भी आप माउंटिंग मीडिया यूज कर रहे हैं, उस माउंटिंग मीडिया को आपको क्या करना है? 2 ड्रॉप जो रहेगा स्मॉल क्वांटिटीज में, बिल्कुल माइन्यूट हल्की सी 2 ड्रॉप आपको कवर स्लिप के ऊपर अटैच करना है, ऐड करना है, ताकि आपका माउंटिंग अच्छी तरीके से हो पाए। तो क्लियरिंग जाइलिन और डीपीएक्स या कनाडा बेल्सम या सिंथेटिक रेसिन का भी यूज होता है। एक प्रकार का माउंटिंग मीडिया होता है वो भी आपका सिंथेटिक रेसिन। ग्लिसरीन जेली का हम यूज करते हैं, ग्लिसरीन जेली भी यूज किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब माउंटिंग मीडिया है। तो यहाँ पे जनरली हम जब भी एच करते हैं तो इन दोनों का यूज किया जाता है, डीपीएक्स और कनाडा बेल्सम का। तो जो भी आप सुटेबल माउंटिंग मीडिया यूज कर रहे हैं उसकी 2 ड्रॉप आपको कहाँ ऐड करना है? आपकी कवर स्लिप के ऊपर। जैसे आप कवर स्लिप को ऊपर इनकी दोनों को ऐड कर देते हैं, क्लियरिंग एजेंट और माउंटिंग को, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? ये आपकी स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर ये आपका टिश्यू सेक्शन था जो स्टेनिंग हो गया है। अब इसके ऊपर आपको ऐसे कवर स्लिप को अटैच करना है। जैसे आप कवर स्लिप को अटैच कर देंगे तो फाइनल स्टेप होगी आपकी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की। तो लास्ट स्टेज में हमें क्या करना पड़ता है? जैसे आपका एच स्टेनिंग हो गया है तो उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और माइक्रोस्कोप के अंदर जब भी हम एच स्टेनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये आपकी स्टेन स्लाइड है, स्टेन स्लाइड को हम देख रहे हैं। तो ये स्टेनिंग स्लाइड कंप्लीट हो गया आपका। जैसे ये एच स्टेनिंग कंप्लीट हो गया है तो स्टेनिंग पूरी तरीके से हो गया है हमारा, स्मीयर स्टेन हो गया है। अब हम उसको माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो सेल के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियाई होते हैं। सेल के न्यूक्लियस जो स्टेन होता है, तो सेल के जब न्यूक्लियस जो होंगे एच स्टेनिंग के अंदर, हमारा न्यूक्लियस जो होगा कैसा दिखेगा? ये ब्लू कलर में, ये आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये सब आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ये सब सेल के न्यूक्लियस पार्ट हमें दिख रहे हैं। न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर में। ये ब्लू कलर में हमें क्या है? सेल के कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस ये दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा? इरिथ्रोसाइट होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, तो वो किस प्रकार की दिखाई देगी? रेड कलर में। अब कहाँ दिख रही है ये यहाँ दिखाई दे रही है हमें। आरबीसी है, रेड कलर की अपीयरेंस शो कर रही है ये। तो ये रेड ब्लड सेल्स है। माइक्रोस्कोप में जब भी हम देखेंगे अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं आपके, 10x, 40x, या एक और होता है आपका 100x जिसको बोलते हैं इमर्शन ऑयल ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोला जाता है।
तो अलग अलग टाइप के लेंस जो है उन लेंस के अंदर हम क्या करेंगे, इस स्मेयर का कंफर्मेशन करेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो जैसे हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार की एच एंड डी स्टेन्स के स्टेंड स्मेयर हमें दिखाई देता है। तो ये आपकी रेड ब्लड सेल्स होगी, रेड कलर की दिखाई देगी। मसल्स होते हैं टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होता है या साइटोप्लाज्म होता है, तो वो आपको ये पिंक कलर में अपीयर्स होता है। ये सब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल से, ये साइटोप्लाज्म अपीयरेंस है, ये आपका पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार से। एवरीथिंग इज एंड साइटोप्लाज्म, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है सेल का। और साइटोप्लाज्म को स्टेन कर रही है आपकी जो एसिडिक स्टेन होती है, इओसिन स्टेन साइटोप्लाज्म को स्टेन करती है। तो ये इओसिन स्टेन की वजह से क्या हो रहा है, हमें ये इस प्रकार का कलर जो होता है हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इस प्रकार से जब भी हम एच एंड डी स्टेनिंग करते हैं तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो ऐसी अपीयरेंस दिखाई देती है। तो ये जनरल प्रोसीजर है एच एंड डी स्टेनिंग का, और जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसी अपीयर्स होती है। तो आज की क्लास थी हमारी, बहुत अच्छी क्लास थी, और आज की क्लास के अंदर हमने हिमेटोजाइलिन और इओसिन स्टेन जो होती है वो पढ़ा था, और इसके साथ ही जनरल प्रोसीजर जो होता है वो हमने डिस्कस किया था कि जनरली स्टेनिंग के अंदर किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है उसका किया जाता है, फॉलो किया जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग में, बने रहिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ, और मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।